हाँ, ओके। सो नाउ इन द लास्ट चैप्टर हमने जेड टेस्ट और टी टेस्ट की बात करी थी। अब जब हम जेड टेस्ट और टी टेस्ट की बात करते हैं ना, इसमें अगर पास्ट ईयर का क्वेश्चन देखो, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हाई टेक क्वेश्चन पूछ रखा है उन्होंने। व्हाट दे हैव आस्क्ड इज कि तो कब टी टेस्ट यूज करते हैं, कब जेड टेस्ट। तो टी टेस्ट हम कब यूज कर सकते हैं, जब एन तुम्हारा लेस देन 30 हो और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होनी चाहिए, पॉपुलेशन की नॉर्मल है और तुम्हारा सिग्मा जो है वो अननोन। इन केसेस में हम टी टेस्ट यूज करते हैं। और उन्होंने क्या करा हुआ है, उन्होंने पूछा हुआ है कॉन्फिडेंस इंटरवल बना के दिखाओ। तो पास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है कॉन्फिडेंस इंटरवल का, काफी सिंपल है। उसको एक तो सब करेंगे वन। सेकंड व्हाट यू विल डू इज उसी की तरह क्वेश्चंस गूगल पे पीडीएफ करेंगे, क्योंकि इस वाले टॉपिक से क्वेश्चंस इजी आएंगे लेकिन इंटरप्रिटेशन के ज्यादा आएंगे। सो अभी भी जो हम कर रहे हैं, अगर आप रीडिंग में से पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूजन होगी क्योंकि बहुत टेक्निकल है। बट हमें किस चीज में फोकस करना है, हमें मेन चीजों पे जो हम क्लास में कवर कर रहे हैं वो फोकस करना है और हमें इंटरप्रिटेशन ऑफ चीजों पे फोकस करना है। ओके आयशी। ओके मैम। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद दिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग नाउ। इज द स्क्रीन विजिबल? यस मैम। ठीक है, नाउ दिस इज द न्यू चैप्टर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हमें पता है कि हमने ये डिस्कस करा कि हमारे पास बहुत बार पॉपुलेशन मीन की वैल्यू नहीं होती। वन, उसको कैलकुलेट करना टीडीएस है, कॉस्टली है और कई बार कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं होती। इसलिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम कुछ इन assumptions करते हैं पॉपुलेशन मीन के बारे में। सपोज करो हमने एज्यूम करा कि मेरा पॉपुलेशन मीन इज लेस देन इक्वल टू 2400, या मैं ये भी एज्यूम कर सकती हूँ कि मेरा पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू 2400। तो हम ये एजम्पशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं एच नॉट। एच नॉट माने मैंने एक एजम्पशन करी पॉपुलेशन मीन के बारे में और मैंने एज्यूम करा कि वो जो एच नॉट है वो सच है। तो मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि ये जो एजम्पशन है वो सच्ची है, और उसके बाद क्या करूंगी, मैं चेक करूंगी कि ये एजम्पशन सच्ची है या नहीं। अब अगर मैं ये वाले इस पे आ जाते हैं, इस वाले पार्ट पे, तो अगर मैं एज्यूम कर रही हूँ कि मेरा जो पॉपुलेशन मीन है वो लेस देन इक्वल टू 2400 है, अगर ये एजम्पशन झूठी है तो मेरा पॉपुलेशन मीन की वैल्यू क्या होगी, मेरे पॉपुलेशन मीन की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन 2400। तो अगर एक एजम्पशन सच नहीं है तो कौन सी एजम्पशन सच होगी, ये ऑल्टरनेट वाली। तो नल माने जो मैं एज्यूम कर रही हूँ सच है, और ऑल्टरनेट माने जो अगर नल सच नहीं है तो क्या सच होगा, जो उसका अपोजिट है। अब किस तरह के नल और ऑल्टरनेट हो सकते हैं। सबसे पहला, अगर मैं एज्यूम करूंगी कि मेरा जो पॉपुलेशन का मीन है वो लेस देन इक्वल टू 2400 है, तो अगर ये सच नहीं होता तो क्या सच होगा, इसका ऑल्टरनेट। ये पहली चीज है। सेकेंड हाइपोथेसिस, अगर मैं एज्यूम करूंगी कि मेरा जो नल है 2400 है तो इसका अपोजिट क्या है, मेरा नल 2400 नहीं है। और अगर उसका जो नल है वो सच नहीं है, सपोज करो मेरा मीन जो है पॉपुलेशन का वो 2400 नहीं है, तो यानी वो 2400 से ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो चीज स्टेटमेंट सच नहीं है, तो ये दूसरा तरह का नल है जो हम टेस्ट करते हैं। अब तीसरी तरह का नल देखते हैं। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, लेट मी रब दिस। Now let's look into the null of next. Right. So this is the third type of null. अगर मैंने माना मेरा जो पॉपुलेशन मीन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2400 है, तो उसका ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा, 2400 से कम है। तो अब इन तीनों तरह में फर्क ये है कि नल के बारे में, मतलब मैं जो पॉपुलेशन मीन के बारे में एज्यूम कर रही हूँ उसमें काफी फर्क है। पहले में मैं क्या एज्यूम कर रही हूँ कि जस्ट कि मेरा पॉपुलेशन मीन क्या है 2400 से कम, दूसरे में इक्वल और तीसरे में ग्रेटर। उसी हिसाब से ऑल्टरनेट सच हो जाएगा। अब इन तीनों केसेस की ड्राइंग करके देखते हैं। तो अगर हम पहला केस ड्रॉ करेंगे, तो अगर मैं मानूं, ठीक है, हम म्यू क्या है, हम एज्यूम कर रहे हैं म्यू की वैल्यू 2400 से कम है। तो देखो 2400 कहाँ मार्क होगा, 2400 अगर मीन है, हमें पता है ये जो मिडिल पॉइंट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये सब हम डिस्कशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं।
वो यहाँ होता है। और अगर ये म्यू 2400 है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जेड की वैल्यू क्या होगी आशी? मैम 0 लेके चलते हैं। एग्जैक्टली इसके नीचे लिखा है कि वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। कुछ भी ना हो ना, मेरे को बीच में इंटरप्ट कर देना, दैट्स व्हाई लाइक आई हैव आस्क्ड यू टू कम। सो ओके। दीज आर द वैल्यूज दैट वी टेक, ठीक है। अब हमें पता है कि हम कॉन्फिडेंस लेवल एक लेते हैं, हमें पता है कि अल्फा लेते हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा। अब हमारा जो रिजेक्शन रीजन होता है ये अगर 1 - अल्फा है, यानी हमारा ये क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल है इतना रीजन। तो हमारा कुछ रिजेक्शन रीजन भी होगा। रिजेक्शन रीजन क्या है, अल्फा। और ये जो वैल्यू यहाँ पर आती है जेड से रिलेटेड, जब हम, तो इसको हम क्या कहते थे, जेड क्रिटिकल। हमने जब पास्ट में करा, अगर मैंने अल्फा की वैल्यू 5, मतलब हमने कॉन्फिडेंस लेवल 95% पे, अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 5%। तो अगर ये अल्फा की वैल्यू 5% है, तो इस 5% के हिसाब से मैं टेबल से जेड क्रिटिकल की वैल्यू निकाल सकती हूँ। आशी निकाल सकते हैं, हाँ यस मैम। है ना ये। और इसको हम कहते हैं जेड अल्फा इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0.05। इसका माने अगर तुम्हारा जेड ये लिखा हुआ है जो मैं सर्कल कर रही हूँ, उसका मतलब ये जो ये वाला एरिया मेरा 0.05 है। अब इस केस में ये ड्राइंग तब होगी जब पहला केस है, पहला केस तुमने देख लिया। ये ड्राइंग तब होगी जब तुम्हारा दूसरा केस है, दूसरा केस में तुम्हारा नल क्या है, ये ऑल्टरनेट क्या है, ये। तो बेसिकली इन दोनों केस में फर्क क्या है, कि हम बोल रहे हैं कि अगर 2400 म्यू हो तो यानी दिस इज द एक्सेप्टेंस रीजन, और अगर 2400 नहीं है तो क्या रिजेक्शन रीजन है, ये वाला। इसको अभी हम और इलेबोरेट में करेंगे। इस वाले में अगर तुम्हारा अल्फा की वैल्यू 0.05 है, तो तुम्हारी अल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.025। यानी कि यहाँ पर जो है अल्फा बाई 2 है, अल्फा नहीं है, और यहाँ पर भी अल्फा बाई 2 है। उसी तरह नंबर 3 पे देखते हैं, यहाँ पर क्या है, तुम्हारा जो नल है वो है H0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2400, यानी ये वाला रीजन। और ऑल्टरनेट का रीजन क्या है, ये वाला रीजन। तो ये 3 तरह के नल पॉसिबल है, और इनकी ड्राइंग्स कुछ ऐसी दिखती हैं जो अभी हमने ड्रॉ करी है। इसको अभी हम और इलेबोरेट में समझेंगे। अभी हम बस ये समझ रहे हैं कि ये 3 तरह के नल दिखते कैसे हैं और इनकी ड्राइंग्स कैसे दिखती है, ठीक है। और ये जो म्यू की बात कर रहे हैं, देखो हर म्यू के कॉरेस्पॉन्डिंगली एक जेड होता है, ठीक है। जेड निकलता कैसे है हमें पता है, जेड की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर आ जाते हैं, ये होती है हमारी जेड की वैल्यू। अब इसमें अगर मैंने ये वाली एक्सिस पे एक्स बार डोनेट करा, देखो ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। हमें पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये वाला जो पॉइंट है, मीन जो होता है, इसमें जेड की वैल्यू क्या होती है, 0। और यहाँ पर सैंपल, यहाँ पर इस पॉइंट पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि तुम्हारा जो एक्स बार है और तुम्हारा म्यू इक्वल है। अगर मैं हम सैम्पलिंग करते हैं तो मेरा म्यू कितना आएगा, 2400 पॉपुलेशन मीन, और z इज इक्वल टू 0। लेकिन जब मैं सैम्पलिंग करती हूँ, सपोज करो मैंने एज्यूम करा कि मेरा जो म्यू है उसकी वैल्यू 2400 है। तो आशी मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर तुमने एक सैंपल उठाया, तुमने उसका एक्स बार उठाया, और उसके एक्स बार बार की सपोज वैल्यू आ गई 2401, तो क्या मैं बोलूंगी कि मेरा ये जो मीन है वो गलत है, या तो मैं बोलूंगी ये जो सैंपल मीन निकाला है ये गलत है, मतलब कुछ गलती है मेरी। मैम नहीं मैम, सैंपल मीन थोड़ा डिफर भी तो कर सकता है ना पॉपुलेशन मीन से। एग्जैक्टली मुझे यही सुनना था। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, जब मैं एज्यूम करती हूँ कि मेरा पॉपुलेशन मीन इतना है, और अब क्या होता है जब मैं हर एक सैंपल निकालती हूँ, तो जरूरी नहीं है उस सैंपल का मीन भी 2400 आए। हर सैंपल का मीन अलग अलग आएगा, ठीक है। लेकिन और ऐसा भी होगा, अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर कुछ 2 पॉइंट्स अगर मैं ड्रॉ कर लूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स बार आएगा, यहाँ पर एक एक्स बार आएगा, यहाँ पर एक एक्स बार आएगा, और हर एक्स बार के कॉरेस्पॉन्डिंगली एक जेड होगा। कैसे, अगर तुम ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, हर सैंपल का एक डिफरेंट एक्स बार होगा, है ना, और एक हर एक सैंपल का एक डिफरेंट जेड होगा। तो अगर आप हर एक्स बार के लिए एक जेड की वैल्यू होगी यहाँ पर। अब हमें ये बात पता है कि आ, हम जब भी कॉन्फिडेंस लेवल निकालते हैं, तो अगर मैंने यहाँ पर एक ड्राइंग करी, ठीक है, यहाँ पर मेरी पॉपुलेशन मीन की वैल्यू, यहाँ पर वो सैंपल है जिसका जो मीन है वो एग्जैक्टली 2400 के इक्वल है। लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरा हर सैंपल का जो मीन है 2400 ही आए।
अगर मेरा पॉपुलेशन मीन 2400 है तो मेरी सैंपल की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट एक्स बार हो सकती है, और हर एक्स बार डिफरेंट के लिए जो मेरा जेड की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी, और यहाँ पर बीच में मेरी जेड की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, अब समझते हैं कि हर जेड की वैल्यू, अगर मैंने सपोज एक सैंपल कलेक्ट करा, ठीक है, एक्स बार उसका निकाल लिया मैंने उस सैंपल का, और मेरी जो जेड की वैल्यू है वो 1 आ गई, ठीक है, तो अब इस वाले फॉर्मूले पे पुट करते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं। तो इसमें मेरा एक्स बार की वैल्यू क्या आ गई, ये, तो यानी इस वाले सैंपल के लिए मेरा मीन कितना है, 2400 प्लस सिग्मा अपॉन रूट एन। इसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ये पास्ट ईयर में एक क्वेश्चन भी है कि z इज इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या है, मीन्स एक्स बार इज 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव सिग्मा, अबव म्यू। तो जरूरी नहीं है कि जो हमारा एक्स बार है वो हमेशा म्यू के इक्वल होगा, जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो एक्स बार म्यू से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, एंड अगर मेरे को z गिवन है तो उससे मैं x बार की वैल्यू निकाल सकती हूँ, और ये इसको लर्न कर लेना कि x बार अबव इज 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव म्यू। अगर उसी तरह z की वैल्यू आपको 1.5 गिवन है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बार, फिर से यहाँ पर आपने x बार की वैल्यू निकाल ली, ये z फॉर्मूला यूज करा और कुछ नहीं करा, बस z की वैल्यू इसमें हमें गिवन है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, x बार इज 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव माई म्यू, और ये z की वैल्यू मैं लोकेट कहाँ करूंगी, यहाँ पर z इज इक्वल टू 0 है और यहाँ z इज इक्वल टू 1.5 है। आशी, इतना समझ आया? हाँ यस मैम। ठीक है, कुछ नहीं है, जो एक्सटेंशन ही है जो करा है एक तरह से, बट स्टिल। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अभी तक हमने ये समझा है कि इस पूरे इसको इंटरप्रेट कैसे करें। देखो, जो तुम्हारी एक्स एक्सिस है वो डिफरेंट मीन्स को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि हर एक सैंपल का मीन अलग है। अगर मेरी पॉपुलेशन का मीन 2400 भी है तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक सैंपल का मीन अलग आएगा, सेम आएगा, हर एक सैंपल का मीन अलग आएगा, हर एक सैंपल का जेड अलग आएगा, राइट? यस मैम। अब लेट्स मूव टू अदर पेज। आई आई एम नॉट एबल टू, एक मिनट। थर्ड पेज पे है। ये कर लिया हमने, अच्छा ये करना है। नाउ बैक 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 बैक, इरेजर से कर लेते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन। सो नाउ अब एज्यूम करते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस लेवल 95% गिवन है। अब अगर 95% कॉन्फिडेंस लेवल है और वन टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, वन टेल्ड माने यहाँ पर राइट टेल, इसको हम कहते हैं राइट टेल, तो हमारे ये वाला एरिया क्या होता है 0.05, और इसके यहाँ पर एरिया क्या होता है 0.95। अब हमने जेड टेबल्स निकाले हैं, ये एक जेड क्रिटिकल वैल्यू निकलती है, इसकी वैल्यू हम टेबल से देख लेंगे तो 1.645 आएगी, हमें क्लास में बहुत बार डिस्कस करा है। अब हमने क्या करा, ये सब हमें गिवन था क्वेश्चन में, हमें ये गिवन था कि एज्यूम करो पॉपुलेशन मीन 2400 है, हमें नल गिवन है, हमें ऑल्टरनेट गिवन है। इसमें क्वेश्चन में ये भी बोल सकते हैं कि योर नल इज म्यू लेस देन इक्वल टू 2400, व्हाट वुड बी द ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट वुड बी म्यू ग्रेटर देन 2400। अब तुम्हें बोला अल्फा 95% है, तो ये हम बना सकते हैं, ये जेड टेबल से हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला कि एक्स बार की वैल्यू तुम्हें दे दी, ठीक है, मतलब हमने एक सैम्पलिंग करी और सैम्पलिंग में मीन मेरा 2400 नहीं आया, ये आया, एस की वैल्यू दे दी, एन की वैल्यू दे दी। अब उन्होंने बोला कि जब हम ये सैम्पलिंग हमने करी तो इज द नल ट्रू, कि हमारा जो पॉपुलेशन का मीन है वो 2400 है। देखो, हमें श्योरिटी नहीं है कि पॉपुलेशन का मीन 2400 है या नहीं। हम क्या करेंगे, सैंपल उठाएंगे और सैंपल देखेंगे, तो हमें ये भी पता है कि सैंपल का मीन डायरेक्टली 2400 तो नहीं होगा, तो हम कुछ एनालिसिस करेंगे सैंपल मीन पे
और ये चेक करेंगे कि ये जो हम एजम्पशन कर रहे हैं एच नॉट पे क्या एजम्पशन कर रहे हैं कि ये 2400 है या नहीं, तो ये सच है या नहीं, उसके लिए हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। तो अब हम उसको प्रोसीजर को समझेंगे कि हम ये नल को टेस्ट कैसे करेंगे। तो अब हम टेस्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब z की वैल्यू में ये जितनी भी वैल्यूज गिवन है, कि हमें गिवन है, जब हमने z की वैल्यू कैलकुलेट करी तो वो क्या वैल्यू आ गई आशी, 2.12। ये कैसे आई आशी, ये क्लियर है? हाँ मैम, ये इसमें फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करती हैं, एक्स एक्स बार की और अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन की और एन। अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर z की एक वैल्यू आती है तो हम कुछ स्टेट x बार के बारे में एक स्टेटमेंट देते हैं, और वो क्या स्टेटमेंट है, x बार इज 2.12 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव 2400। ठीक है, ये स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन आ सकती है तुम्हें पेपर में। ठीक है, सो रिमेम्बर दिस, ये हमने इसके बारे में इंटरप्रेट करा। अब हमने बोला फॉर दिस सैंपल is it true that that the population mean of this sample is 2400 or not for this sample? अब हमें पता है कि z की वैल्यू क्या है, z 0 पॉइंट, हमें किस कॉन्फिडेंस इंटरवल पे, इस पे बोला। अब हमारे पास z की दो वैल्यूज है, एक 1.645 और z की 2.12। तो अगर हम इसको यहाँ ड्रॉ करेंगे, कैसा दिखेगा ये, देखो z हमने कैलकुलेट करा 2.12। ठीक है, हर एक्स बार के लिए एक जेड की वैल्यू है, ये तुम्हारा म्यू, और जेड क्रिटिकल क्या है यहाँ पर 1.645। तो ये जो 2.12 की वैल्यू है आशी, ये रिजेक्शन रीजन में आ रही है, ये एक्सेप्टेंस रीजन में? मैम ये रिजेक्शन रीजन में जा, एग्जैक्टली नहीं एक सेकेंड, हम 0 हाँ, रिजेक्शन में जा रही है। ये तुम्हारा अल्फा था ना, में जा। ये जब ये था तो हम ये बोल रहे थे कि जो भी एक्स बार की वैल्यू यहाँ पर आएंगी, है ना, तो उसका मतलब यस, वो वाला जो सैंपल है वो मेरा एच नॉट में लाए नहीं करता, मतलब कि उस वाले सैंपल का अल्टरनेट। 2400 नहीं है। तो अगर मेरा जो सैंपल मीन है इस वाली 1.645 के z से ज्यादा लाए है, ज्यादा बड़ा है, इफ दिस इज ट्रू, तो दैट मीन्स यू रिजेक्ट द नल। रिजेक्ट नल मतलब दैट योर, अल्टरनेट जाएगा। हाँ, दैट योर नल इज नॉट ट्रू, वी रिजेक्ट द नल। तो यानी कि इसका मतलब, इसका अब इंटरप्रिटेशन बहुत आराम से समझते हैं। यानी ये सैंपल जिस पॉपुलेशन से आ रहा है, उस पॉपुलेशन का जो मीन है वो इतना नहीं है। इससे हम ये कंक्लूड करते हैं। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है आशी, यहाँ पर हमने एक और चीज पढ़ी थी, व्हाट वी स्टडीड वाज दैट ऐसा भी हो सकता है कि हम जब सैम्पलिंग करते हैं, राइट, हो सकता है उस पॉपुलेशन का मीन जो है वो 2400 है, राइट, बट जब हमने सैंपल निकाला तो 5% केसेस में ऐसा भी होता है कि उसका जो सैंपल मीन है वो इस रीजन में लाई करेगा, राइट, ऐसा भी तो हो सकता है। यस मैम। तो इसके मतलब कि कुछ एरर्स हो सकते हैं, वो अभी हम समझेंगे। अभी बस ये समझ लो कि हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट कैसे करते हैं नल को। ठीक है, नाउ व्हाट यू डू इज एक्स बार की वैल्यू 2430 रखो यहाँ पर इस फॉर्मूले में, 2400 रखो, एस की वैल्यू रखो, √n की वैल्यू रखो, और z कैलकुलेट करो। जब तुम z कैलकुलेट करोगे, z की वैल्यू आ रही है 1.06। अब इस केस में z की वैल्यू यहाँ पर है, यानी कि 1.645 से छोटी है। सो इस केस में यू डू नॉट रिजेक्ट द नल, राइट। यस मैम। तो यानी कि हमने अभी तक क्या क्या करा, हमने अभी तक सीखा कि 3 तरह की हाइपोथेसिस टेस्ट हो सकती हैं, 2 वन टेल्ड और एक टू टेल्ड, और उसकी ड्राइंग सीखी। उसके बाद हमने सीखा कि 2 जेड होते हैं, एक जेड कैलकुलेटेड होता है, एक जेड क्रिटिकल होता है। जेड क्रिटिकल हमारे टेबल से आता है, ठीक है, और अभी हमने 5% अल्फा पे डिस्कस करा। जेड कैलकुलेटेड हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, फॉर एवरी एक्स बार देयर इज अ डिफरेंट जेड कैलकुलेटेड, और ये जो जेड कैलकुलेटेड है हर सैंपल टू सैंपल वेरी करता है। फिर हमने ये भी समझा कि इस जेड, इसकी इंटरप्रिटेशन देखी, एक्स बार इज दिस मच दिस, और ये सब हमने इसकी इंटरप्रिटेशन देखी। फिर हमने ये भी सीखा कि कब हमें नल को एक्सेप्ट करना है और कब उसे रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट करने का मतलब क्या है नल को,
कि ये वाला सैंपल का जो पॉपुलेशन मीन है वो 2400 नहीं है। ये है रिजेक्ट करने का मतलब। और अब नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग अनदर थिंग। अगर ये चीज होती है हमारे सैंपल के लिए, तो वी नेवर से वी एक्सेप्ट द नल, वी ऑलवेज से वी डू नॉट रिजेक्ट द नल। व्हाई? हो सकता है कि इस पर्टिकुलर सैंपल के लिए ये रिजल्ट आ रहा है, तो अभी तक मैं ये नहीं कह सकती कि इसका जो पॉपुलेशन मीन है 2400 ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो पॉपुलेशन मीन है वो 2400 नहीं है, सिर्फ इस सैंपल के लिए ये बायस्ड रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि 5% सैंपल में जरूरी नहीं है कि हमारा जो आंसर है वो सही आए। तो इसलिए हम हमेशा ये स्टेटमेंट बोलते हैं दैट वी डू नॉट रिजेक्ट द नल। मीनिंग हम कभी भी पता ही नहीं लगा सकते कि एग्जैक्ट वैल्यू पॉपुलेशन मीन की क्या है। हम बस ये कह सकते हैं कि वी डू नॉट रिजेक्ट और वी रिजेक्ट। वी कैन नॉट से दैट वी आर एक्सेप्टिंग, वी कैन नॉट हैव अ कंक्रीट वैल्यू फॉर म्यू। why we cannot have? Because we are all doing it with confidence level, not for exact values. Is this thing clear? हाँ यस मैम। नाउ वी हैव अ टेबल हियर। देखो अब क्या है कि सपोज करो तुम्हारा एच नॉट सच था और हमने ये एक्सेप्ट भी कर दिया, मतलब कि एच नॉट सच माने म्यू की वैल्यू सच में 2400 थी और हमने इसको रिजेक्ट नहीं करा, तो हमसे कोई गलती नहीं हुई, स्टैटिस्टिशियन से कोई गलती नहीं हुई। अब दूसरा केस ये है कि एच ए ट्रू है, मतलब कि म्यू जो था मेरा वो 2400 नहीं था पॉपुलेशन का। लेकिन जब मैंने सैम्पलिंग करी तो हमने पढ़ा था कि 5% केसेस में, 5% सैंपल में मेरा जो एक्स बार है ना, वो गलत आ सकता है। राइट, मेरा एक्स बार गलत आ सकता है। तो अगर ये चीज सच हो गई तो क्या होगा, मैं गलती से मेरा जो नल है वो एक्सेप्ट कर लूंगी, ठीक है। लेकिन ये एक्सेप्ट जरूरी नहीं होए, तो यहाँ पर मैं एक एरर कर दूंगी। इसको अभी हम डिटेल में करेंगे, इस एरर को डिस्कस, ठीक है। दूसरा, अब क्या आएगा, हमें पता है कि मेरा नल सच है, यानी कि मेरा जो म्यू है वो क्या है, 2400। लेकिन जब मैंने सैम्पलिंग करी तो मेरा एक्स बार कुछ ऐसा आ गया कि यहाँ पर जब मैंने ड्रॉ करा, ये सच है कि मेरा जो नल है वो यही है, ये मेरा रिजेक्शन रीजन था ये वाला। अब बाई चांस 5% सैंपल में मुझे पता है कि मेरा जो एक्स बार है वो गलत आ सकता है, तो मेरा एक्स बार यहाँ आ गया और मैंने नल को रिजेक्ट कर दिया। मैंने बोला म्यू इज नॉट इक्वल टू 24। तो आशी मेरे से इसमें गलती हुई या नहीं हुई? मैम गलती हुई कि वो था पर हमने उसे रिजेक्ट कर दिया। एग्जैक्टली, मतलब कि पॉपुलेशन मीन की वैल्यू 2400 थी, लेकिन हमने, क्योंकि मेरा एक सैंपल गलत आ गया, मैंने बोला रिजेक्ट कर दो। तो इस एरर को हम कहते हैं टाइप 1 एरर। तो सबसे पहले टाइप 1 एरर को डिटेल में समझते हैं। टाइप 1 एरर वो एरर होता है कि जब हमारा नल सच होता है लेकिन फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये कितने परसेंट टाइम्स हो सकता है, हमें पता है कि अगर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 95% है, ठीक है, 95% मतलब कि अगर मैंने 100 सैंपल्स उठाए तो 95 सैंपल्स के अंदर मेरी म्यू की वैल्यू लाई करेगी, मेरे कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर। लेकिन 5% सैंपल में अगर मेरा नल सच भी है तो ये वैल्यू नहीं लाई करेगी। तो हमेशा ये अल्फा टाइप 1 जो एरर है उसकी वैल्यू अल्फा होती है। क्यों? क्योंकि 5% चांस है 5% सैंपल में वो हम रिजेक्ट कर देंगे गलती से। गलती से सैंपल मीन ये आएगा 5% टाइम और हम बोलेंगे म्यू इज नॉट इक्वल टू 2400। इज दिस थिंग क्लियर आशी? यस मैम। अभी हम आगे और चलेंगे ना, थोड़ा और क्लियर होगा। इसका जिस्ट यही है और तुम्हें ज्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। मेन मेन इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। और मेन मेन, अगर तुम्हें ये दे दी, नल दे दी, वो दे दी, जेड कैलकुलेटेड निकालना आना चाहिए, मतलब जितना मैं बता रही हूँ वो आना चाहिए। और इंटरप्रिटेशन मत स्किप करना, गूगल पे बार बार सर्च कर देना कि इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। इंटरप्रिटेशन जरूर याद कर लेना। ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड। टाइप 1, एक मिनट, लेट मी डाउन। अब हम वही सीखेंगे कि नल को कैसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है। ऑल्दो सिखा दिया बट हम थोड़े एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। अभी नहीं भी समझ आया और कुछ डाउट्स हैं तो वो अभी क्लियर हो जाएंगे। नाउ अगर हमारा
म्यू की वैल्यू एज्यूम है 0.5 और इसका ऑल्टरनेट क्या होगा आशी, म्यू नॉट इक्वल टू 0. नॉट इक्वल 5। अब अगर ये टू साइडेड है, ठीक है, अब वो तो दिख ही रहा है नल और हाइपोथेसिस, तो ऐसा डायग्राम दिखेगा, है ना, यस ऐसा मैम। डायग्राम। अब हमें रूल पता है कि एक्सेप्ट कब करना है, यानी डू एक्सेप्ट की जगह ना डू नॉट रिजेक्ट कर लेना है इसको, ये एक्सेप्ट नहीं लिखना कभी भी। डू नॉट रिजेक्ट इफ दिस इज ट्रू, इसको आराम से पढ़ना समझ आएगा। अब अगर मेरा नल और ये ऐसा है तो मेरा डायग्राम कैसे दिखेगा, ऐसे। इसमें म्यू की जगह पी है, पी यानी बाइनोमियल का मीन, ठीक है। अगर ये z कैलकुलेटेड इज लेस देन दिस, माने z की वैल्यू कुछ यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1.645। इसमें सपोज इसकी वैल्यू है 1.8, तो इस केस में वी रिजेक्ट द नल। z कैलकुलेटेड यानी 1.8 -1.8 इज लेस देन -1.645। दूसरा केस देखते हैं, म्यू इज इक्वल टू 12, दिस इज द थिंग। इसको टेस्ट करने के लिए ये डायग्राम बनेगा। कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा है 1%। 1% पे ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यूज हो जाएंगी। ये z की वैल्यूज हमारी टेबल से आई हैं। z कैलकुलेटेड जब हमने करा तो उसकी वैल्यू ये आई। तो जब z कैलकुलेटेड की वैल्यू ये आई, दिस इज लेस देन दिस, सो यू रिजेक्ट द null hypothesis in this case. Now is it clear how you reject it and how you do not reject it? यस मैम। Now we are coming to a new concept known as p values. p values कैलकुलेट करने का ना पहले प्रोसीजर समझ लो, इसका इंटरप्रिटेशन, इसका मीनिंग बाद में समझेंगे, इसका मेथड समझ लो। देखो, जब हमारे पास म्यू की वैल्यू है, जब हमारे पास एक्स बार की वैल्यू है, जब हमारे पास सिग्मा की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, तो इन सब वैल्यूज को यूज करके हमने एक जेड कैलकुलेटेड निकाला। जेड कैलकुलेटेड का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार माइनस म्यू विच वी हैव एज्यूम्ड अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन। तो ये हमारा z कैलकुलेटेड आ गया। जब हमारा z कैलकुलेटेड आया था, पुराने केस में ये आया था हमारा z कैलकुलेटेड। सबसे पहले p वैल्यू निकालने के लिए हम z कैलकुलेटेड निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जस्ट मिनट, आई एम शेयरिंग, ठीक है। हाँ, अब दिख रही है स्क्रीन आशी, हेलो, यस मैम। ठीक है। ओके, सो कम टू दिस, यहाँ पर नीचे वाला पार्ट जहाँ z कैलकुलेटेड है, जस्ट मिनट, आई जस्ट लॉस्ट माय एनोटेट, ठीक है। ये वाली वैल्यू देखते हो z कैलकुलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर z कैलकुलेटेड ये है, आशी z टेबल से क्या हम इसके बाद वाला एरिया निकाल सकते हैं? तो अगर ये तुम्हारा ये है ग्राफ, ठीक है, यहाँ पर तुम्हें z की वैल्यू गिवन है, तो z टेबल में ये वाला एरिया बहुत आसानी से आ जाएगा। कौन सा वैल्यू होगा, यस। 2.12। अब हमें क्या करना है, इसके बाहर वाले एरिया की वैल्यू निकालनी है। तो यानी 0.5 माइनस ये जो अंदर वाला हमने टेबल से वैल्यू देखी, टेबल में इसकी वैल्यू आएगी 0.4830। तो p वैल्यू क्या होगी, p वैल्यू इज नथिंग बट 0.5 माइनस 0.4830, दैट मीन्स द वैल्यू इज 0.017। समझ आया या शुड आई रिपीट दिस? हाँ मैम, ये तो समझ आ गया मैम, पी वैल्यूज एग्जैक्टली होती क्या है। हाँ, मैं आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। अब ये हमने निकालना सीख लिया। देखो, p वैल्यू इज नथिंग, इट इज द एरिया ऑफ z दिस। सो बेसिकली जो हमारा z कैलकुलेटेड आ रहा है, उसके z ग्रेटर देन z कैलकुलेटेड का जो एरिया है, वो उसको हम p वैल्यू बोलते हैं। जस्ट मीटिंग विल एंड, और ये भी 40 मिनट्स की हो गई, ओके। हाँ आई मैम, दूसरी मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, बट आई वांटेड एक ही बार में हो जाती तो बेटर था। लेट्स ट्राई।
आई एम कमिंग टू दैट योर पॉइंट। पी वैल्यू की इंटरप्रिटेशन अभी हम करते हैं, ठीक है। लेट्स मूव पी वैल्यू थोड़ा, पी वैल्यू से हम यूज कैसे कर रहे हैं पहले उस पर मूव करते हैं। पी वैल्यू की इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल डिस्कस इट इन अ वाइल, वेट। ओके मैम। नाउ अब हमारे पास पी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमारे पास पी वैल्यू क्या आई, 0.017, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पी वैल्यू इज नथिंग बट द एरिया। अब अगर हमें बोला है कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल एट व्हाट 5% सिग्निफिकेंस लेवल, तो हमारा ये नल है, ठीक है, ये ऑल्टरनेट है, और हमारे जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू ये गिवन है। जब हमने पी वैल्यू इसकी कैलकुलेट करी, हाँ, तो ये वैल्यू आ गई 0.075, जो हमने सीख ली है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, तो जेड कैलकुलेटेड जो वैल्यू है 0. पी वैल्यू क्या है, 0.075, और अल्फा क्या है 0.05। तो यहाँ पर z कैलकुलेटेड अंदर आ रहा है और z क्रिटिकल बाहर आ रहा है। तो आशी इस वाले केस में हम एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं? मैम इसमें रिजेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू अंदर आ रही है, तो अगर मैं एक्सेप्टेंस एरिया में आ रही इसी रूल को पी वैल्यू के टर्म्स से निकालूं, तो इस केस में p इज लेस देन योर अल्फा। तो p वैल्यू का यूज ये होता है कि हम इसको रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें z की वैल्यू नहीं भी गिवन, तो ये रूल होता है, p लेस देन अल्फा डू नॉट रिजेक्ट, p ग्रेटर देन अल्फा रिजेक्ट। लेकिन p वैल्यू के लिए ये जरूर निकालना, देखना कि वन साइडेड है या टू साइडेड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वन साइडेड है और आपको z की वैल्यू गिवन थी, तो आपने p वैल्यू निकाल ली। अगर यहाँ पर तुम्हारा जो h नॉट है, इस केस में ऐसा होता, नॉट इक्वल टू 100 होता ना, तो तुम्हारी जो p वैल्यू है वो ये नहीं होती, तुम्हारी p वैल्यू इसके डबल होती। क्यों, एक यहाँ पर भी आ जाता, ठीक है। तो इसके बाद वाला एरिया कितना था, ये था 0.075, लेकिन इसका डबल ये वाला एरिया भी तो इंक्लूड होगा। तो z ग्रेटर देन है। 1.14 क्या है, 0.075। अगर ये टू साइडेड होता तो इसका p वैल्यू जो थी इसका डबल होती, लेकिन ये वन साइडेड है, तो हम सिर्फ z कैलकुलेटेड का यहाँ बड़े वाला एरिया लेंगे, राइट। यस मैम। और अल्फा इस केस में 0.05 है, लेकिन अगर जब हम डबल करेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो अल्फा है उसकी वैल्यू 0.2025 हो जाएगी, ठीक है। नाउ जस्ट अ कैवियट, हम ये सब जो यूज कर रहे हैं वो हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो तुम्हारा n है वो ग्रेटर देन 30 है, ठीक है। हमें पता है कि अगर हमारा n लेस देन 30 है और नॉर्मल गिवन है, तो हम ये नहीं यूज कर सकते। और एक कैवियट है, अगर n ग्रेटर देन 30 है तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नहीं है, हम आराम से z यूज कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम। इसको याद कर लेना, पास्ट ईयर में क्वेश्चन है कि कब, अगर n ग्रेटर देन 30 है तो क्या आप नॉर्मल यूज कर सकते हैं या नहीं। यस, हम एज्यूम कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ CLT। आई एम ओके मैम। द इंटरप्रिटेशन ऑफ, ठीक है। नाउ जे एप्लीकेशन है, देखो इसमें z की वैल्यू निकाली है। z की वैल्यू क्या आई, 0.291, ठीक है। इसमें अल्फा की वैल्यू तुम्हें गिवन थी 1%, तो हमारे पास आ गया। अब इस वाले में अगर तुम्हारी z की वैल्यू -2.91 है, तो देखो ये क्या है, ये वाली चीज 2 है। इसको एक बार आराम से पढ़ो, दो टेक 2 मिनट्स एंड रीड दिस। मैम आपने स्क्रीन चेंज की है क्या? नहीं, अब दिखेगी, दिख रही है। मैम पुरानी वाली ही शो हो रही है। अच्छा, मे बी इंटरनेट कनेक्शन इज वीक, जस्ट अ मिनट। अब दिख रही है आशी, z की वैल्यू हाँ -2। यस मैम अब ये देखो, ये z की वैल्यू तुमने निकाली, ये वैल्यू यहाँ आ गई, और अल्फा के यूज से हमने ये z क्रिटिकल की वैल्यू निकाल ली है ना। अब अगर z की वैल्यू -2.91 है, ठीक है, तो अब हमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी p वैल्यू निकालो, ठीक है। और ये बताओ कि एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। मेरे को एक बात बताओ, ये z क्रिटिकल है और ये z कैलकुलेटेड यहाँ है, तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा? रिजेक्ट। मैम रिजेक्ट होगा, हाँ, बाहर है वैल्यू जितनी। अब पी वैल्यू अगर निकालनी है आशी इस केस में, तो देखो पी वैल्यू इस केस में ये वाला एरिया होगा 2.91 से ज्यादा वाला, और ये वाला एरिया भी होगा। तो हम क्या करेंगे इस केस में,
टेबल में ये वाला एरिया निकाल लेंगे, 2.91 का ये वाला आएगा टेबल में अगर हम देखेंगे, और 0.5 से माइनस करेंगे तो कौन सा एरिया आ जाएगा हमारे पास, ये वाला एरिया, ये वाला। तो फिर इसको डबल कर देंगे। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो पी वैल्यू यहाँ निकाल ली, ठीक है। सो नाउ अब यही सेम केस, अब तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर टी मतलब एन तुम्हारा लेस देन 30 हो और डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल गिवन है, तो हम क्या यूज करेंगे, टी टेस्ट। तो ये जो सेम कहानी हमने नॉर्मल के लिए करी, टी टेबल में लगाएंगे तो आशी व्हाट विल हैपन कि हम जेड टेबल की जगह क्या देखेंगे, टी टेबल। और टी टेबल के लिए हमें एक चीज चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम। रूल्स बिल्कुल सेम रहेंगे, नथिंग चेंजेस। सो रिपीट ऑल द एक्सरसाइज नोट्स में जो भी है फॉर टी टेबल। नाउ लेट्स सी टी टेबल। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। ओके आशी, अब ना दो टॉपिक बचे हैं, एक टाइप 1 एरर, एक टाइप 2 एरर। इसको ना अभी कॉल को एंड करते हैं बिकॉज खत्म हो रही है, और 10 मिनट बाद कॉल को दोबारा ज्वाइन करते हैं और पी वैल्यू का मीनिंग भी समझते हैं और ये समझते हैं, ठीक है। 10 मिनट्स में आई विल सेंड ओके यू अ लिंक। लेट मी स्टॉप द ओके। रिकॉर्डिंग।